जो अभी कुछ दिनों पहले जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, और 36 सीटों के रुझान में से आप देखिए कि 22 पर आम आदमी पार्टी और 13 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, और ये आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच काउंटिंग सेंटर पर और खासकर नई दिल्ली में जो 6 विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर गोल मार्केट में हमारे 2 सहयोगी वहां मौजूद हैं और उनके बीच फिर से चलते हैं। आंचल और अंशिता हमारे साथ हैं, इन दोनों के बीच चलते हैं। रुझान क्या कुछ आप लोगों के सामने आ रहे हैं, और ये भी बताइएगा अगर रुझान जैसे आएंगे वो भी। और लेकिन यहाँ पर आप लोग बता रहे थे, आप लोग बात कर रहे थे, एक तो बहुत ही हॉट सीट है आंचल, जो नई दिल्ली सीट है, जिसमें आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल के अलावा 2 और कैंडिडेट हैं, और बहुत मजेदार है कि ये तीनों कैंडिडेट मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं, यानी अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, और साथ साथ परवेश वर्मा। दूसरी तरफ उधर जीके ग्रेटर कैलाश की बात कर रही थी अंशिता, वहां भी सौरभ भारद्वाज वहां से भी हैं आम आदमी पार्टी के। एक मजेदार हॉट हाई प्रोफाइल ये पूरा का पूरा जहां पर आप लोग हैं। यहां और कोई नेता या कोई ऐसे पार्टी के जो नेता हैं वो लोग भी दिखाई दिए क्या? क्या कुछ यहाँ पर भीड़ भाड़ कैसी है वो आप लोग चूंकि जहाँ पे खड़ी हैं, ऐसा ये समझ सकता हूँ मीडिया गैलरी इस साइड में आप लोग हैं, लेकिन जब एंट्री होती है वहां से लेकर यहां तक आने में क्या कुछ दिखाई दिया? क्या भीड़ है यहाँ पे, लोगों का जमावड़ा है, पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा है, क्या कुछ दिखा? जी बिल्कुल राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि जब हमने एंट्री की थी तो वहां पर ही हमें शुरुआत में ही बीजेपी नेता दिखाई दिए, जो यहां से पटेल नगर से मैदान में है। उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल हमारी बात नहीं हो पाई है। हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि किस तरीके का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो काफी कार्यकर्ता भी नजर आए, आम आदमी पार्टी के हों चाहे फिर वो बीजेपी के हों, और क्योंकि दोनों के बीच में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई हैं, जैसे पिछले वक्त में हमने देखा। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की बात की जाए जो नई दिल्ली से मैदान में है, उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने ये बयान भी दिया था कि मैं सीएम पद त्याग रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं, जब जनता मुझे चुनेगी तभी मैं मैदान में आऊंगा, सीएम बनूंगा, सीएम पद की शपथ लूंगा, इस तरीके का बयान आया था। तो ऐसे में केजरीवाल के लिए चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे अंशिता जी? जी बिल्कुल, लगातार दोनों की तरफ से बयान आ ही रहे हैं, और प्रवेश वर्मा तो जिस तरह से सुबह खबरें भी आई कि वो मंदिर पूजा दर्शन करने के लिए भी चले गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिला। हम जब आ रहे थे रास्ते में तो हमने देखा कि काउंटिंग सेंटर के बाहर दोनों ही, कहेंगे तीनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता जमे हुए हैं, और उनकी निगाहें इसी पर हैं कि जैसे नतीजे आएंगे वो उस तरह से खुशियां भी मनाएंगे। अब ये तो खैर धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा कि किसके खेमे में खुशियां होने वाली है, क्योंकि अगर हम पिछले बार की बात करें तो सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही अच्छी मेजोरिटी के साथ सत्ता हासिल की थी। 62 सीटें आम आदमी पार्टी खेमे में गई थी, और इस बार का जो मुकाबला है राजीव जी वो बहुत ही ज्यादा कड़ा मुकाबला है। ये शुरुआत से मानकर चला जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, और कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छी तरह से चुनावी मैदान में अपनी जो है दर्ज की है, अपनी एंट्री मारी थी जब राहुल गांधी ने अच्छे से प्रचार प्रसार किया था, और इसके बाद से मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आया। लेकिन फिलहाल जो मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी, और जिन सीट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भी, अगर हम ग्रेटर कैलाश की बात करें या फिर हम पटेल नगर की बात करें या और राजेंद्र नगर की अगर हम बात करें या न्यू दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर मुख्य मुकाबले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ही नजर आ रहे हैं। शिखा राय, अगर हम ग्रेटर कैलाश की बात करें, शिखा राय वह बीजेपी से, लेकिन हालांकि सौरभ भारद्वाज का जो प्रदर्शन रहा है वो हर बार ही अच्छा रहा है, और चौथी बार वो अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। अब ये तो पता चलेगा नतीजे जब आएंगे कि 3 बार उन्होंने जीत दर्ज की और चौथी बार भी वो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। शिखा राय हारती आई है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, यानी बीजेपी उन्हें कहीं ना कहीं मजबूत कैंडिडेट मानकर चल रही है, इसीलिए तीसरी बार भी उन पर भरोसा जताया है। तो ये देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा यहाँ पर प्रवेश वर्मा की तरफ से भी अगर हम न्यू दिल्ली सीट की बात करें या दूसरे तमाम सीट्स की अगर हम बात करें, तो लगातार हर सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के
बीच कड़ा मुकाबला है और रुझान भी यही बता रहे हैं। अभी तक जो भी रुझान आए हैं हम यहाँ देख सकते हैं राजीव जी, वो यही बता रहे हैं कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और ये बेहद दिलचस्प होता चला जा रहा है। कुछ मतलब अभी आना ही शुरू है रुझान, कहीं ऊपर नीचे अभी बना ही हुआ है, लेकिन अभी तस्वीर एकदम से साफ नहीं है। ये हम नहीं बता सकते कि अभी किस तरफ जाने वाला है, लेकिन रुझानों ने अभी दोनों ही पार्टियों के नेताओं की, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं की धड़कनें यहाँ पर बढ़ा रखी है। जी बिल्कुल, तस्वीर जो है वो 12 बजे तक, लगभग 12 बजे तक यहाँ 45 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें 25, 18, 2 ये इस ढंग से बटा हुआ पूरा का पूरा मामला। हमारे दो सहयोगी सीधे नई दिल्ली के के अंदर, नई दिल्ली जिला अगर कह लें तो उसके अंदर जो 6 सीटें आती हैं वहां पर गोल मार्केट में हैं, और अंशिता और आंचल दोनों वहां से पल पल की रिपोर्ट बता रहे हैं। आप लोग बने रहिए आंचल और अंशिता, थोड़ी देर बाद फिर आप लोगों के बीच हम आएंगे। और सबसे बड़ी चीज की यहां पर रुझानों में आम आदमी पार्टी यहां आगे दिखाई दे रही है, और लेकिन कांटे की टक्कर जैसा वहां पर, यानी जो सेंटर है, काउंटिंग सेंटर, वहां से हमारे दोनों सहयोगी जो बता रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुझान में दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है दोनों पार्टियों में। कांग्रेस पार्टी का भी खाता खुलता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। रुझानों में 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है, और 31 सीटों पर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी 22 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आगे। ये रुझान आते रहेंगे। आंचल और अंशिता, आप लोगों के बीच आता हूं, लेकिन उनसे पहले जरा इधर आना चाहता हूं अतुल सिन्हा जी। कैसे कहेंगे आप, क्या देखेंगे? 35 साल आपने बताया, 35 साल से आप हैं दिल्ली में, इतने लंबे समय से दिल्ली की राजनीति को देख रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा चुनाव आपने पहले भी देखा है जहां बिल्कुल कांटे की टक्कर हो? इस तरह का चुनाव इस बार एक अनोखा चुनाव है, और निश्चित रूप से बीजेपी, और पहले बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर हुआ करती थी कांटे की, जाहिर सी बात है कि पहले होती थी। लेकिन शीला दीक्षित के जाने के बाद से यहाँ जिस तरह से, जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, तब से कांग्रेस की ज़मीन पूरी तरह से कांग्रेस खुद भी ये जानती है कि वहाँ यहाँ सरकार बनाने की स्थिति में अभी लंबे समय तक वो नहीं रहेगी। और बीजेपी का ये गढ़ भी रहा है, बीजेपी के कई मुख्यमंत्री यहाँ से रहे, और उन्होंने काफ़ी शुरुआती दौर में काम भी हुए, चाहे वो कुछ समय के लिए मदन लाल खुराना हो, सुषमा स्वराज तो काफ़ी कम समय के लिए थी, साहब सिंह वर्मा हो। लेकिन जहाँ तक शीला दीक्षित का सवाल है, शीला दीक्षित के ज़माने में दिल्ली की जो स्थिति थी वो बहुत ही बेहतरीन हुई। दिल्ली तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के विकास जो भी आज हम देख रहे हैं, वो मूल रूप से कहीं ना कहीं शीला दीक्षित की सरकार की देन है। लेकिन आम आदमी पार्टी जब से सरकार में आई, सारी दिक्कत यहाँ ये हुई कि ये भी एक पार्टी ऐसी रही कि वो आत्मकेंद्रित, अरविंद केजरीवाल बहुत ही आत्मकेंद्रित किस्म के नेता रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके एक नई लहर के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरी थी जो अन्ना आंदोलन के बाद, और जितने उसने दावे किए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आप को वहाँ पे, यहाँ उस वक्त कॉमनवेल्थ घोटाले का मामला बहुत तेज़ी से उठा था, ये सबको पता है, और उसका ही ये असर हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन इस चुनाव में आते आते ये 10 सालों में जो स्थितियां बदली हैं, और जिस तरह से चुनावों का पूरा गणित बदला है, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग की जो हालत कर रखी है और पूरी तरह उसे अपने नियंत्रण में रखा है, उससे और तमाम राज्यों के जो रिजल्ट आए उसको देखते हुए दिल्ली में भी ये एक निश्चिंतता की स्थिति में नज़र आ रहे हैं बीजेपी वाले पहले से ही। और ये पूरा का पूरा मीडिया जिस तरह से मैनेज किया गया है, उसमें भी ये बात साफ हो रही है कि बीजेपी अंदर ही अंदर पता नहीं क्या करने जा रही है, क्या खेल करने जा रही है। तो इसलिए इस बार का चुनाव निश्चित रूप से पहले के चुनावों से तो काफ़ी अलग है। ख़ास तौर से पिछले 5 सालों में स्थिति बहुत बदली है। 5 सालों में अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और जिस तरह से उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो भी बदला, और जिस तरह से केंद्र सरकार यानी भाजपा की जो दखल थी और उपराज्यपाल को जो पूरी ताकत दी गई,
ये सारा का सारा, सारी की सारी जो तैयारी चली पिछले 5 सालों में, कि बीजेपी ने पिछले 5 साल से ये तय किया हुआ था कि अगले चुनाव में वो किस तरह से चुनाव मैदान में आएगी और किस तरह से वो अपनी रणनीति बनाएगी, चुनाव आयोग उसकी भूमिका क्या होगी। तो ये चुनाव निश्चित रूप से काफ़ी अलग है, और इस चुनाव में भी जो तमाम राज्यों के चुनाव में जिस तरह से नतीजे सामने आए, जिस तरह का खेल हुआ, और जो ट्वीट आप जिसके बारे में सुना रहे थे और जो वायरल हो रहा है कि निश्चित रूप से शाम 4 बजे तक क्या होगा कुछ कह नहीं सकते, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी शुरुआती रुझान है, जो कि उम्मीद बरकरार है कि अभी शायद आपका पलड़ा भारी है और कांग्रेस का खाता खुलने वाला है। तो निश्चित रूप से ये एक बेहतरीन संकेत तो है, लेकिन मामला अभी दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। देखिए क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और सबसे बड़ी चीज कि जिस सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज को अभी थोड़ी देर पहले मैं कोट कर रहा था, जिसमें यह कहा गया था कि बैलेट पेपर में ये दोनों जो हैं, यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी आगे रहेगी, और ये क्रम जो है वो 11 बजे तक चलेगा। उसके बाद 11 से 12 के बीच में ये मतदान की प्रक्रिया, मतगणना की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर बीजेपी आगे निकल जाएगी। लेकिन यहां अभी आम आदमी पार्टी आगे है। हमारी सहयोगी, दोनों सहयोगी आंचल और अंशिता अभी नई दिल्ली के गोल मार्केट काउंटिंग सेंटर पे हैं और वहां से जुड़ी हुई हैं दोनों, और इन लोगों से भी पूछ लेते हैं कि टेक्निकली क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। आंचल, वहां पे काउंटिंग की प्रक्रिया क्या नॉर्मल चल रही है? क्योंकि अभी ऐसे 8:45 पौने 9 का वक्त है, ज्यादा अभी 11 नहीं बजा है जिस समय सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि 11 बजे के वक्त टेक्निकली प्रॉब्लम होगा और उसके बाद बीजेपी जो है वो आगे निकल जाएगी। लेकिन अभी तक क्या सब कुछ ठीक है? काउंटिंग की प्रक्रिया ठीक चल रही है? और आप लोगों तक क्या सूचनाएं आ रही हैं कि कौन आगे कौन पीछे? जी बिल्कुल राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि दोनों के बीच में, यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और जो अभी प्रक्रिया चल रही है वो अभी तक तो ठीक है, आगे क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और पहले राउंड की काउंटिंग जो है वो जारी है। बहुत जल्द ही नतीजे भी सामने आ जाएंगे पहले राउंड के, वो भी हम आपको बताएंगे। मैं अंशिता जी से इस बारे में पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखने वाली बात यह है कि जिन 6 सीट्स की यहाँ पर काउंटिंग चल रही है, जिस काउंटिंग सेंटर पर हम खड़े हैं, उनके अगर हम पुराने नतीजों की बात करें तो 6 की 6 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी। जी बिल्कुल। लेकिन इस बार यहाँ पर कुछ सीट्स ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा फंसी हुई स्थिति दिखाई दे रही है। तो अभी तक तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जैसे कि सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग पर तो आरोप लगते ही रहते हैं, सवाल उठते ही रहते हैं। कल भी राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करके, और उसमें भी संजय राउत से लेकर राहुल गांधी और सुप्रिया सुले सभी ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे। तो इन आरोपों के बीच में अभी जो आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ये आरोप तो कहीं ना कहीं लग ही रहे हैं, और लेकिन अभी तक स्थितियां कंट्रोल में नजर आ रही हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। हालांकि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पर मौजूद ही रहेंगे, तो उसकी जो आंखों देखी हाल होगा उसके बारे में भी हम अपने लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, अपने दर्शकों को उसकी जानकारी पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल रुझान जो बता रहे हैं वो यही है कि बहुत फंसी हुई स्थिति है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कौन आगे पीछे होने वाला है, इसको लेकर अभी कोई भी तस्वीर साफ होती दिखाई नहीं दे रही है। राजीव जी बिल्कुल, चुनाव आयोग जिस तरीके से सवालों के घेरे में लगातार केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी यानी कि पूरा विपक्ष जो है उन पर सवाल उठा रहा है चुनाव आयोग पर। और पिछले कुछ दिनों में देखा कि किस तरीके से केजरीवाल ने कई सवाल खड़े किए, बीजेपी पर भी, साथ में चुनाव आयोग पर भी। केजरीवाल ने एक मुद्दा भी उठाया था, कहा था कि 15 करोड़ रुपए जो है उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए विधायकों को दिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा मुद्दा था। जिसके बाद उनके घर पर एसी भी पहुंच गई, 1.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। इस तरीके की कई खबरें थी, जिसको केजरीवाल ने बताया कि बीजेपी जो है हार के डर से बौखलाई हुई है, इसलिए इस तरीके के कदम जो है उठाने पर मजबूर हो रही है। जी, बीजेपी 27 सीटों पे और आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर आगे है। बिल्कुल दोनों में कांटे का मुकाबला, और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आगे है और एक अलग, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आप देखिए तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? प्रशांत जी। जी, अगर आप स्क्रीन को देखिए राजीव जी, तो कुछ ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। जी, पहली बात कि ये ईवीएम की काउंटिंग के वोट आना अब शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, ये ईवीएम के नंबर्स हैं अब। दूसरी बात ये कि आप देखिए कि दिल्ली उत्तर पूर्व जहां पे दंगे हुए थे,
वहां पोलराइजेशन नहीं हो पाया है, वहां आम आदमी पार्टी भी आगे है बीजेपी से, एक बात। दूसरी बात कि पूर्वी दिल्ली की जो सीटें हैं वहां भी आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है बीजेपी को, यानी जो पूर्वांचली लोग हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग जहां ज्यादा रहते हैं, वहां भी बीजेपी अपना रास्ता नहीं बना पा रही है। चांदनी चौक जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वहां पे कांटे की टक्कर है। तो ये जो दिखाई दे रहा है, 2 सीटें कांग्रेस को, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस इन 2 सीटों के साथ हो सकता है कि अभी का मेरा अनुमान है कि डबल डिजिट वोट शेयर की तरफ जा रही है। कांटे की टक्कर है और आम आदमी पार्टी ने जहां पे उसको खतरा था वहां पे उसने बढ़त बनाई हुई है। ये मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त संतोष की बात है। जी, आम आदमी पार्टी के लिए संतोष की बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर और बीजेपी 27 सीटों पर आगे है। बिल्कुल दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर और इन दोनों के बीच कांग्रेस पार्टी, और 2 सीटों के साथ अगर कांग्रेस पार्टी ऐसी ही बनी रही तो जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि दहाई के आंकड़े में वोट प्रतिशत कांग्रेस पार्टी का जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत पिछली बार 2020 में आप सबको पता होगा कि 4.2%, लगभग 4 से ऊपर था। लेकिन क्या इस बार 10% से ऊपर जाएगा कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत? और अगर 10% से ऊपर जाता है तो किसको कांग्रेस डेंट लगाती हुई नजर आएगी? शुरुआत में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आप याद कीजिए कि 35 से 38%, 35 to 38, 39% जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के जो वोट शेयर हैं वो लगातार बने रहे हैं, चाहे वो शीला दीक्षित का समय हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का समय हो। और कांग्रेस के वोट प्रतिशत घटे हैं। क्या कांग्रेस के वोट प्रतिशत बढ़ेंगे तो आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में कमी आएगी? यह भी सवाल है। यह सब कुछ जानेंगे। इस बीच बीजेपी की सीटें 1 सीट रुझानों में कम हो गई है। बीजेपी 26 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 31 सीटों पर। जादुई आंकड़ा यानी बहुमत का आंकड़ा 36 है। 70 में 36 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और 31 सीटों पर आम आदमी पार्टी रुझानों में है। और जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की काउंटिंग शुरू हो गई है। काउंटिंग सेंटर पर हमारी 2 सहयोगी नई दिल्ली के काउंटिंग सेंटर गोल मार्केट, यहां पर 6 अलग अलग विधानसभाओं की काउंटिंग चल रही है, जिसमें 2 बहुत ही हाई प्रोफाइल सीटें हैं। एक खुद नई दिल्ली सीट जहां पर तीन मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोग हिस्सा ले रहे हैं, खुद चुनावी मैदान में हैं। अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी उनके बेटे और खुद 2 बार के सांसद, फिर परवेश वर्मा खुद साहिब सिंह वर्मा के बेटे जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के और खुद 2 बार के सांसद। तो 3 कद्दावर नेता आमने सामने हैं और शुरुआती रुझानों में अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे थे। अभी थोड़ी देर में हमारे दोनों सहयोगी पता करके बताएंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल यहां पर आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, इनसे हम समझेंगे। लेकिन मजेदार है कि ये सीट जो नई दिल्ली सीट, उसके बाद फिर ग्रेटर कैलाश सीट, ये सारी सीटें बहुत, क्योंकि वहां से सौरभ भारद्वाज लगातार जीतते आए हैं। 3 बार से वो 3 नहीं बल्कि 4थी बार चुनावी मैदान में हैं और लगातार जीतते आए हैं। वो 2013 का चुनाव सौरभ भारद्वाज ने जीता था, फिर 2015 का चुनाव सौरभ भारद्वाज ने जीता, फिर उसके बाद 2020 का चुनाव सौरभ भारद्वाज ने जीता। क्या इस बार भी वो जीतेंगे? आतिशी कालका जी से हैं, आतिशी पीछे चल रही हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं, ये सब पीछे चल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी 32 सीटों पर अब आगे हो गई है। एक बार फिर आना चाहता हूं आंचल और अंशिता से, यही गुजारिश है कि जरा अरविंद केजरीवाल के बारे में पता कीजिए कि वो आगे हैं या पीछे हैं। आप लोगों के बीच आओ, लेकिन आपसे पहले जरा जी आंचल जरा बताइए क्या कुछ है खबर। जी मैं आपको बता दूं कि पोस्टल बैलेट के जरिए जो नतीजे आए हैं, अभी रुझानों में केजरीवाल पीछे बताए जा रहे हैं। केजरीवाल पीछे बताए जा रहे हैं पोस्टल बैलेट। और पहले राउंड की काउंटिंग जो है वो अभी भी जारी है। पहले राउंड की काउंटिंग जारी है। अरविंद केजरीवाल पीछे हैं यहां और परवेश वर्मा शायद आगे हैं, यही है ना जी? परवेश वर्मा आगे हैं, बीजेपी के परवेश वर्मा आगे, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। आना चाहता हूं एक बार जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी के पास। प्रोफेसर रविकांत जी,
ये रुझान है और इसमें अभी बातें हम बहुत करेंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे, बताएंगे। आम आदमी पार्टी फिर भी 32 सीटों पे आगे है और बीजेपी 26 सीटों पर, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मुझे कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अगर अच्छा करती है तो डेंट लगेगा आम आदमी पार्टी को, लेकिन मेरा मानना हमेशा से अलग रहा है। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में बीएसपी का परफॉर्मेंस, अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो बीजेपी को डेंट लगता है, सपा को नहीं। तो सपा उसमें बाजी मार सकती थी। उसी तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से जो नाराजगी हुई और जिस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया बीजेपी के द्वारा, उनको जेल भेज करके, अब वो आरोप कितने सही हैं कितने नहीं हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक नैरेटिव तो बीजेपी ने पूरी तरीके से बनाया था कि अरविंद केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे वो खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, और जो वादे किए थे केजरीवाल ने निश्चित रूप से उन पर वो 100% खरे नहीं उतरे हैं। उनकी बहुत सारी जो पोलें थी वो सामने आई हैं, लोगों का विश्वास टूटा है। ये जो वोटर है वो बीजेपी के साथ शिफ्ट कर सकता था अगर कांग्रेस पार्टी वहां अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि डबल डिजिट में वोट परसेंटेज जा सकता है। तो नाराज जो वोटर था आम आदमी पार्टी से, वो शिफ्ट किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ। बीजेपी का एक फिक्स वोटर है। और दिल्ली में थोड़ी स्थिति और अलग है। दिल्ली में अपर कास्ट में भी जो खास करके बनिया मतदाता है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, वो बीजेपी के साथ उतना नहीं है। तो ये जो समीकरण है, और बीजेपी को जो 27 सीटें अभी दिख रही हैं, मैंने पहले भी आपके शो पर कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका जातिगत राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के और उत्तर प्रदेश के उन तमाम दलित और पिछड़ी जातियों के नेताओं को दिल्ली में बिठा रखा था। लंबे समय से वो वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे, अपने समाज के बीच में जा रहे थे, और इसका बीजेपी पूरे तरीके से फायदा उठाना चाहती थी। लेकिन मुझे लगता है कि उतना फायदा उसको नहीं मिल रहा है जितना उसने सोच करके पूरा 2 महीने वहां पे लगाया। कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरीके से डेंट किया है। अगर मैं थोड़ा 2 सीटें जो दिख रही, हालांकि शुरू में लग रहा था कि खाता खुलना भी मुश्किल होगा, और ये 2 सीटों की बढ़त ये दिखाती है कि कांग्रेस पार्टी को वोट मिला है। अब नतीजे यही होंगे कि नहीं होंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन वोट मिला है, और ये जो वोट मिलना है वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, और आम आदमी पार्टी को उसमें एक तरह से थोड़ा सा बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी बहुत शुरुआती रुझान है, और शुरुआती रुझान में केजरीवाल पीछे हैं। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा तमाम दर्शकों को कि लोकसभा चुनाव में 3 राउंड में नरेंद्र मोदी पीछे थे। वोटर जब अपने पर आता है तो फिर किसी को नहीं बख्शता। जो बनारस में धोखेबाजी हुई थी, सच्चाई तो कुछ और है राजीव जी, जिसको हम लोग कह नहीं सकते हैं। बनारस में तो उलटफेर हो रहा था, उसको कैसे मैनेज किया गया है, लखनऊ में कैसे मैनेज किया गया है। लोकसभा चुनाव तो पब्लिक लड़ रही थी। अब दिल्ली में जो स्थितियां हैं, बीजेपी ने पूरे तरीके से एक तरह से वहां तमाम जातियों के जो नेताओं को बिठाया था, अगर वो चल जाता तो ये रुझान यहां पर उल्टे दिखाई पड़ते। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक बड़ी भूमिका अदा की है, खास करके राहुल गांधी की कैंपेन ने, मल्लिकार्जुन खड़गे की कैंपेन ने, प्रियंका गांधी की कैंपेन ने, कि जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों से दूरी बनाना चाह रहे थे वो कांग्रेस की तरफ गए हैं। और कांग्रेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव होगा। अगर वोट परसेंटेज उनका डबल डिजिट में जाता है तो सीट जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार ये दिखाया कि हमारी वजह से कौन हारता है कौन जीतता है इस पर नहीं, हमें अपना वोटर वापस लाना है। जो हमसे छिटक गया, जो चला गया, तो उसको लाने में कांग्रेस पार्टी कितनी कामयाब होती है। लेकिन ये भी मैं कह दूं कि जहां पे दंगे हुए थे, जिसकी तरफ इशारा किया प्रशांत टंडन जी ने, वहां पे खास करके आखिरी समय पर लोगों ने रुझान अपना चेंज किया है। उनको लगा कि इस लड़ाई में कहीं ये ना हो कि बीजेपी बाजी मार जाए, तो वहां कांग्रेस को चाहते हुए भी लोगों ने जब देखा कि 1-to-1 इलेक्शन है तो उन्होंने
आम आदमी पार्टी के साथ जाना मंजूर किया। ये मुझे जो सूचनाएं मिली है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, यहां पर भी वोट काटे गए, वोट जोड़े गए, बहुत बड़े पैमाने पर वोट काटे गए राजीव जी, जिसका आरोप खुद अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। अगर इसी तरीके से चलता रहा, चुनाव आयोग अगर यही करता रहा, तो ये चुनाव बेमानी हो जाएगा। ये कम से कम राजीव कुमार को समझना चाहिए कि इतिहास में किन शब्दों में उनका नाम दर्ज हो। पूरे तरीके से चुनाव आयोग को पलीता लगाते हुए और लोकतंत्र को खत्म करने में उनकी भूमिका लिखी जाएगी, लेकिन लोग ऐसा नहीं होने देंगे। मैंने कहा ना कि ये जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में जिन दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को जो अधिकार मिला, वो किसी तरीके से इसको खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन जो कोशिशें हो रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से, जो चीजें चल रही हैं, संदेह के घेरे में है, आरोप बराबर लग रहे हैं, उससे छवि बहुत बुरी तरीके से दूषित हुई है चुनाव आयोग की। और राजीव कुमार को अगर अपनी इज्जत बचानी है जाते जाते, तो कम से कम इस पर जवाब, वो बेवजह की शायरी सुना करके नहीं, ठीक ठीक जवाब दे करके लोगों को मुतमईन करना है कि नहीं साहब, ये हम उस लोकतंत्र के रक्षक हैं, लोकतंत्र को बनाए रखने वाले हैं और ये हम करेंगे, ये देखना होगा। लेकिन दिल्ली के नतीजों से बहुत सारी बातें और क्लियर होंगी, और अभी मुझे लग रहा है कि वो कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। जी, कांग्रेस की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे दो सहयोगी उधर नई दिल्ली के काउंटिंग सेंटर पे हैं और यहां अरविंद केजरीवाल के लिए अच्छी खबर यहां से नहीं आ रही है, क्योंकि वो पीछे चल रहे हैं। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग चल रही है और उसमें बैलेट पेपर की काउंटिंग शायद अब समाप्त हो चुकी है और ईवीएम की काउंटिंग चल रही है। क्या कुछ अपडेट है? हम दोनों अपने सहयोगियों के बीच चलते हैं अपडेट के लिए और फिर चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी के खाते में 34 सीट्स और 26 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस पार्टी, यहां टोटल 70 में से 62 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है आंचल और अंशिता? जी राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग जो है वो बस तो कुछ ही देर में पूरी होने ही वाली है। बहुत जल्द ही नतीजे भी जो है फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के वो जल्द ही सामने आ जाएंगे। हमारे कुछ साथी जो हैं वो अंदर गए हैं जानने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं कुछ मतलब झोल तो नहीं हो रहा है। इस तरीके की जो है आगे तैयारियां देखने के लिए गए हुए हैं और बहुत जल्दी जो नतीजे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपडेट के लिए आप तक हम आते हैं फिर से। हमारे साथ तब तक बने रहिए और इधर हमारे तमाम साथी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जरा उनको भी ले आइए। और ये जो ओवरऑल आप जानते हैं कि दिल्ली का चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है और यहां पर बीजेपी के लिए दिल्ली क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 27 साल का जो सूखा है उसको खत्म करना है। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास, बहुत कुछ जानकारी हम दे रहे हैं, ले रहे हैं और नतीजे जो हैं उसमें जब तब्दील होंगे, लेकिन अभी 1 घंटे का वक्त बीता है। फर्स्ट राउंड की काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है जैसा आंचल बता रही हैं, और लेकिन यहाँ पर जी न्यू दिल्ली की सीट पे निगाहें रखनी चाहिए हमको। देखिए, नई दिल्ली की सीट वही सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल ने सिटिंग मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था और फिर वो मुख्यमंत्री बने थे, और वहीं से आम आदमी पार्टी की आंधी शुरू हुई थी। अब उसी नई दिल्ली सीट पर वो पीछे चल रहे हैं, अभी जो खबरें आ रही हैं, और प्रवेश वर्मा वहां से आगे बताए जा रहे हैं जहां पे संदीप दीक्षित भी थे, और प्रवेश वर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वहां पे फैक्टर होगा कि वहां पे क्या हो रहा है न्यू दिल्ली सीट पे। कांग्रेस की जो सीटों पे जो लोग आगे हैं उसमें देवेंद्र यादव की सीट आगे है बादली से, और उनका चुनाव बहुत अच्छा था, उन्होंने लड़ा, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। तो अभी जो दिखाई दे रहा है राजीव जी वो ये कि आम आदमी पार्टी बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि ग्रेटर कैलाश का अभी आप ट्रेंड दिखा रहे थे, ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे थे या अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। ये इंडिकेशन है कि मिडिल क्लास कंस्टिट्यूंसी जो है वो आम आदमी पार्टी से वापस जा रही है, जैसी मिडिल क्लास कंस्टिट्यूंसी उनको मिला करती थी।
तो ये संकेत दिख रहा है कि एक मूवमेंट जो है मिडिल क्लास में बीजेपी की तरफ हुआ है। जी राजीव जी, मिडिल क्लास का जो मूवमेंट है वो बीजेपी की तरफ दिखाई देता है। और क्या इसमें प्रशांत जी ये जो बजट है उसका भी कोई असर दिखाई देता है क्या? बजट के पहले भी ये हो गया था राजीव। अगर आप इसको, मैंने यही चर्चा की थी कि 54-55% वोट शेयर लोकसभा में बीजेपी को मिलता है, इतना ही वोट शेयर आम आदमी पार्टी को पिछले 2 इलेक्शन मिलता रहा विधानसभा में, और ये 25% वोट जाता है इधर से उधर, उधर से इधर। इस बार लगता है कि वो वोट वापस नहीं गया, लोकसभा वाला वापस नहीं गया आम आदमी पार्टी के पास। तो इससे लग रहा है कि टक्कर अभी बहुत कांटे की है। आम आदमी पार्टी जरूर आप बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ी कंस्टिट्यूंसीज में जो उसकी मानी जाती थी वहां पे वो पीछे है, पीछे चल रही है। दूसरी चीज जैसे चांदनी चौक की सीट है, चांदनी चौक अभी रविकांत जी कह रहे थे कि वो वहाँ पे बढ़िया जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है और वो ट्रेडिशनल वोटर माने जाते हैं बीजेपी के। वहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, अगर पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सीन में दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से अभी जो है आम आदमी पार्टी कंस्टिट्यूंसी में कब्जा नहीं कर पाई है। मिडिल क्लास का एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि जो मिडिल क्लास वाली सीट है, चाहे वो न्यू दिल्ली की सीट हो, चाहे वो ग्रेटर क्लास की सीट हो, उसमें मूवमेंट दिख रहा है जो कि दिखाई देता है। पटपड़गंज की सीट में बड़ी मुश्किल से पिछली बार मनीष सिसोदिया जीते थे, इस बार उन्होंने सीट चेंज की। अवध ओझा लाए गए। अवध ओझा राजनीति में नए हैं, आम आदमी पार्टी में भी नए हैं, और मुझे नहीं मालूम है कि पटपड़गंज के लिए कितना नए हैं पुराने हैं, लेकिन वो उनका चुनाव वहाँ पे मुश्किल चुनाव, उनको मुश्किल सीट है वो आम आदमी पार्टी के लिए हमेशा से। जी जी बिल्कुल मुश्किल सीट है आम आदमी पार्टी के लिए। और उधर नई दिल्ली सीट बहुत वो भी अब मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए वो सीट होती हुई, क्योंकि शुरुआती जो 1 घंटे का रुझान है उसमें लगातार शायद अरविंद केजरीवाल पीछे दिखाई दे रहे हैं। अंशिता और आंचल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नई दिल्ली सीट के साथ साथ 6 और सीट्स हैं जहां पर जिसकी काउंटिंग इसी जगह से यानी गोल मार्केट के इस काउंटिंग सेंटर पे हो रही है। जरा एक बार फिर से अंशिता, क्या कुछ है, क्या सचमुच अभी तक अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तक अरविंद केजरीवाल पीछे ही चल रहे हैं, बल्कि तीसरे नंबर पर चल रहे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं आपको अपडेट देना चाहूंगी राजीव जी, कि चुनाव आयोग पर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं उसको देखते हुए चुनाव आयोग कहीं ना कहीं अपनी सफाइयां देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे तमाम मीडिया के साथी और हमारी खुद की टीम जो डीवी लाइव की टीम यहाँ पर मौजूद है, हमारे कुछ सहयोगी अंदर, उन्हें बुलाया गया है, बाकायदा पूरा टूर कराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि निष्पक्षता से यहाँ पर काउंटिंग चल रही है, किसी तरह की धांधली नहीं हो रही है। यानी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सफाई, जिस तरह से आरोप लगातार लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, कल भी इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा, और महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव जो हुए उसमें धांधली के आरोप लगाए गए थे, वोटर्स नए जोड़े गए, इधर कुछ फ्लोटिंग वोटर्स बताए गए जो इधर से उधर किए जाते, तमाम तरह के आरोप कल हमने सुने संजय राउत की तरफ से लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं उन आरोपों से बचने के लिए या फिर जनता का विश्वास दोबारा जो खोता जा रहा है उसे वापस पाने के लिए मुझे लगता है ये जो टूर कराया जा रहा है, यहाँ से बाकायदा कुछ सहयोगी जो हमारे हैं उन्हें भी ले जाया गया है और तमाम मीडिया के दूसरे साथियों को भी ले जाया गया और दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ निष्पक्ष तरीके से ही काउंटिंग होती है। जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव आयोग को ये सफाई देने की ही आवश्यकता क्यों पड़ रही है? राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। और उस टूर के बाद हमारे सहयोगी और क्या कुछ आप तक खबर पहुंचाते हैं वो भी पहुंचाइएगा। और आप दोनों हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली के इस हाई प्रोफाइल। इस बीच देखिए ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है, आम आदमी पार्टी 32, बीजेपी 32, और मालवीय नगर से कांग्रेस आगे हो गई है, दिल्ली मालवीय नगर से कांग्रेस आगे हो गई है। मादीपुर से आपकी राखी बिरलान आगे चल रही हैं, और ऐसे तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल आगे चल रहे हैं। और ये बिल्कुल कांटे का मुकाबला 32 सीटों पर दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आतिशी, तीनों पीछे चल रहे हैं। तीनों पीछे हैं। शगुर बस्ती से सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। पटपड़गंज से
अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन आगे चल रहे हैं। बल्ली मारान से आगे चल रहे हैं इमरान हुसैन। बवाना से आम आदमी पार्टी के जय भगवान उपकार आगे चल रहे हैं। मटिया महल मॉडल से भी आम आदमी पार्टी आगे है। ओखला से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। ओखला से अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। 32-32 दोनों का आंकड़ा, और उसमें कांग्रेस और बीजेपी। हमारे साथ शकील अख्तर जी भी जुड़ गए हैं। शकील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे आप देख रहे हैं आंकड़ों में बिल्कुल कांटे का मुकाबला। शकील जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। और यहाँ बिल्कुल आम आदमी पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस 2 सीटों पर अभी तक 66 सीटों के जो रुझान आए हैं उसमें बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आंकड़े। इन दोनों आंकड़ों को देखकर, इन आंकड़ों को देखकर क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया शकील जी आपकी। देखिए, पहली प्रतिक्रिया यह है हमारी कि आम आदमी पार्टी ने खुद अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। अगर वो इस चुनाव को कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती, जैसा कि कांग्रेस के नेता अभी अभी भी कह रहे हैं कि उन्होंने समझौते की कोशिश की थी, मगर आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह गठबंधन तोड़ने पर उतारू थी, तो आज आम आदमी पार्टी की यह स्थिति नहीं होती। बीजेपी को जो 32 सीटें मिल रही हैं, यानी कि बराबर आम आदमी पार्टी की आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आम आदमी पार्टी का वोट काफी हद तक कटा है। अभी जो वोटिंग परसेंटेज आएगा तो मालूम पड़ेगा कि कितना वोट कटा है उसका। तो इस चुनाव में सबसे बड़ी खास बात यह है कि बीजेपी को तो अपनी कोशिश करना ही थी। बीजेपी भी 27 साल से दिल्ली से बाहर थी, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन बावजूद उसके उसको एक बड़ी कड़े मुकाबले में फंसना पड़ा। और वो उस तरह से, जिसे बता रहे थे सारे के सारे एग्जिट पोल की वो स्वीप कर रही है, इतनी सीटें ला रही है, वो कहीं पे भी अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी को फायदा जो मिला है, यानी कि बीजेपी का इतना मुकाबला कर पा रही है, वो इसीलिए कर पा रही है कि अभी भी लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बीजेपी की प्रतिद्वंदी है, उसका मुकाबला कर सकती है। लेकिन इस चुनाव ने यह साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही पिच पर खेले हैं। दोनों एक ही सिद्धांतों को लेके और एक ही तरह की राजनीति करते हुए खेले हैं। दोनों का जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ रवैया है, दोनों का जो दलित और पिछड़ों के खिलाफ रवैया है, दोनों का अन्य मामलों पे रवैया है, इनमें कहीं पे भी आम आदमी पार्टी बीजेपी से अलग नहीं दिख रही है। इसीलिए जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस 2 सीटों पर आगे बढ़ रही है, अभी पूरे रिजल्ट आएंगे तो मालूम पड़ेगा, खासतौर से वोटिंग परसेंटेज से मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस ने यहाँ कितना गेन किया है। और देखिए, कांग्रेस का अब ये उद्देश्य कोई छुपा हुआ उद्देश्य नहीं है कि उसे दिल्ली से आम आदमी पार्टी को साफ करना था। उसका ये मानना था और वो इस बात पे कन्विंस हो गई थी कि दिल्ली जब तक हम आम आदमी पार्टी को नहीं हटाएंगे, बीजेपी का मुकाबला करने में हम समर्थ नहीं होंगे। और जनता में, दिल्ली के अलावा पूरे देश में ये मैसेज नहीं जाएगा कि सिर्फ कांग्रेस ही जो है वो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, कोई क्षेत्रीय पार्टी अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, गठबंधन में कर सकती है, हमारे साथ मिलकर कर सकती है, लेकिन जिस तरह की आम आदमी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ के मैसेज दे रही थी कि हम ही बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं, वो गलत है। कांग्रेस ही सबसे बड़ा विपक्ष है और ये मैसेज शायद कांग्रेस देने में अब सफल हो गई है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस 1 सीट पर अब आगे है और 33 सीटों 33 सीट्स पर बीजेपी, 32 सीटों पर आम आदमी पार्टी। दोनों में बिल्कुल कांटे का मुकाबला और बहुत कड़ा मुकाबला। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि 4 इनके नेता, जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद, मनीष सिसोदिया और आतिशी और साथ में अवध ओझा, ये चारों, अवध ओझा, मनीष सिसोदिया, आतिशी और अरविंद केजरीवाल, ये चारों पीछे चल रहे हैं, लगातार पीछे चल रहे हैं। ये यहाँ पर कांग्रेस की तो बात ही आप अलग छोड़िए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये एक झटके के तौर पर देखा जाएगा, माना जाएगा। अब आम आदमी पार्टी 34 सीट्स, 34 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 33 सीटों पर, 33 सीट्स पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। 68 सीटों के रुझान आए हैं। आएंगे थोड़ी देर में आंचल और अंशिता के पास और उनसे समझेंगे, लेकिन उनसे पहले जरा अतुल सिन्हा जी आपके पास आना चाहता हूं। अतुल जी, 34-33 बहुत ही कांटे का मुकाबला।
जी 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 राजीव जी, अभी तक तो कांटे का मुकाबला है और आने वाले जो रुझान आएंगे वो निश्चित रूप से और भी कांटे के होंगे। उसमें कौन ऊपर जाता है कौन नीचे आता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शकील जी ने जो अभी बात कही कि कांग्रेस के साथ गठबंधन न कर पाना, न करना और इस चुनाव को अकेले लड़ने का जो फैसला किया आम आदमी पार्टी ने, ये उसके लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है और ये बात अभी हम इस रुझान में देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो निश्चित रूप से उसके साथ लगातार बना हुआ है। और जहां तक अभी चुनाव से ठीक पहले बजट में जो 12 लाख की जो घोषणा की गई, उससे जो मिडिल क्लास, बहुत सारे मिडिल क्लास के जो लोग थे जो कि बीजेपी के खिलाफ सोचते थे, कहीं ना कहीं उनका भी वोट ट्रांसफर हुआ है बीजेपी की तरफ, ये देखने की बात तो साफ है ही। और ये जो कांटे की जो टक्कर है वो निश्चित रूप से ये पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था कि ये पूरा का पूरा चुनाव सीधे सीधे आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है। लेकिन कांग्रेस की जो मौजूदगी है और उसका जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, ये एक अहम बात है और आने वाली राजनीति निश्चित रूप से इससे प्रभावित होगी। सरकार किसकी बनती है ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा, कुछ घंटों के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ घंटों के बाद ये पता चल जाएगा। लेकिन 36 सीटों पे अब आम आदमी पार्टी आगे है, 32 सीटों पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ यहाँ हमारे 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अतुल सिन्हा जी को आप सुन रहे थे, प्रोफेसर रविकांत जी हैं, शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी, चारों हमारे साथ बने हुए हैं। और 2 हमारी सहयोगी उधर सीधे नई दिल्ली के काउंटिंग सेंटर, जहां पर 6 अलग अलग विधानसभा सीटों की काउंटिंग चल रही है, जिसमें बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली खुद अपने आप में है विधानसभा, और ये गोल मार्केट नई दिल्ली में, वहां मौजूद है हमारे 2 सहयोगी आंचल और अंशिता। इनके पास चलते हैं, कोई अपडेट अगर हो तो जरूर बताएं। और जरा ये समझना चाहता हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल अभी भी पीछे चल रहे हैं? जी बिल्कुल राजीव जी, बताना चाहूंगी कि अभी तक पहले ही राउंड की काउंटिंग जारी है यहाँ पर। इसी बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत अच्छी खबर फिलहाल तो नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लिए यही है कि वो जिस तरह से सेकंड नंबर पर भी चल रहे हैं, तो जैसा लगातार अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा था उससे बेहतर प्रदर्शन ही यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है वो देखने वाली बात है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के लिए जैसे कि आपने सवाल किया, तो अभी तक बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है, वो लगातार पीछे ही बने हुए हैं अभी। और अभी पहले राउंड की काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई है, तो इसलिए अभी जल्द ही दिल्ली की जो आप बात कह रही हैं कि वहां सेकंड नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं, थर्ड नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, और शायद कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित, उन्होंने आम आदमी पार्टी को डेंट ज़रूर पहुंचाया, ये साफ दिखाई देता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इनके आंकड़े आप दोनों के बीच हम फिर आएंगे। लेकिन प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूँ जल्दी से, फिर रविकांत जी के पास आता हूँ। प्रशांत जी, आंकड़े बहुत ज्यादा खिसक नहीं रहे हैं, 70 की 70 सीटें उनके जो रुझान हैं वो आ चुके हैं अपने पास, जिसमें से आम आदमी पार्टी 36-33 सीटों पर, बीजेपी 1, कांग्रेस। बिल्कुल कांटे का मुकाबला यहां दिखाई दे रहा है। और 36 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, बहुमत के आंकड़े को छू चुकी है आम आदमी पार्टी। लेकिन ये रुझानों में है, ये रुझान है, ये रिजल्ट में तब्दील होंगे तब सरकार बनाने के लिए कोई भी तैयार होगा। कैसे देखा जाए इन आंकड़ों को? और दिल्ली का चुनाव क्या इतना फंसा हुआ पहले प्रतीत होता था, पहले मालूम होता था चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, कि इतना फंस जाएगा ये चुनाव? नहीं, इस बार तो राजीव जी लग रहा था, और आपका एग्जिट पोल भी यही कह रहा था कि ये फोटो फिनिश होगा। और वो फोटो फिनिश दिख भी रहा है, बराबर की टक्कर दिख रही है जी। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया अब आगे हो गए हैं और गोपाल राय भी आगे हो गए हैं। सत्येंद्र जैन ने लगातार लीड बनाई हुई थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो सोमनाथ भारती हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल खुद हो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर आतिशी हो, ये सब पीछे चल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो अभी पीछे चल रही है। पहला ही राउंड है, शुरुआती दौर है, लेकिन फिर भी ये बड़ी खबर है
और संदीप दीक्षित ने शुरुआती दौर से ही बहुत अच्छा प्रचार किया था। जी घर घर वो जा रहे थे और सबसे पहले कांग्रेस चुनाव मैदान में गंभीरता से है, इसकी दस्तक संदीप दीक्षित के ही उम्मीदवारी से हुई थी और संदीप दीक्षित वहाँ पे अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ताज्जुब की बात नहीं होगी। जो बात असली बात है कि शकील जी जो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो आज वो बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होती। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो मुझे रुझान दिख रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी 10 डबल डिजिट का वोट शेयर में आंकड़ा पार करने जा रही है और कुछ सीटें होंगी जो आम आदमी पार्टी की फंसेंगी, वो कांग्रेस की वजह से फंसने जा रही हैं। अभी तो आप देखिए कि अभी की जो स्थिति है कि वो अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी हुई है। नंबर 2 पे मनीष सिसोदिया है, वो क्या कहते हैं संदीप दीक्षित हैं। तो ये आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए था कि उनको उसने 2 नुकसान किए। एक तो इंडिया गठबंधन की एकता को नुकसान किया, यहाँ पे अखिलेश यादव भी आए, ममता बनर्जी ने भी अपनी पार्टी के लोगों को लगाया और एक परसेप्शन बना कि इंडिया गठबंधन जो है दिल्ली में साथ में नहीं है। और दूसरा अब जो हम देख रहे हैं कि ये जो कांटे की टक्कर है, ये कांटे की टक्कर की जगह ये चुनाव एक तरफा हो सकता था अगर यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी साथ साथ होती। बिल्कुल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ साथ होती तो ये कांटे की टक्कर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी यहां पर स्वीप करते हुए नजर आती। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन यहां स्वीप करता हुआ नजर आता, लेकिन इंडिया गठबंधन में दोनों दल जो हैं वो अलग अलग चुनाव लड़े और उसका बेनिफिट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बीजेपी 37 सीटों पर, अब बीजेपी 37 सीट्स पे आगे है और आम आदमी पार्टी 32 सीटों पे आगे चल रही है। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला, रुझानों में अब आम आदमी पार्टी से ऊपर बढ़त बनाते हुए यहां बीजेपी और 37 सीटें मतलब बहुमत के आंकड़े के पार यहां बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी पहली दफा बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है रुझानों में। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, मैं तो अभी गोदी मीडिया के चैनल्स पर भी देख रहा था, वहां तो ये जो फासला है बहुत बड़ा है और बीजेपी को तो उन्होंने जिता ही दिया है। लेकिन मैं पहले भी जिस बात को कहता रहा हूं, अभी मैंने शुरू में कहा था कि बीजेपी ने इस चुनाव को जातियों के आधार पर लड़ा है और जो मेरी जानकारी थी कि उन्होंने तमाम जातियों के लीडर्स को मैदान में उतार दिया है और वो लगातार वहां पर कैंपेन कर रहे हैं। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं और कई बार बोलते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के आधार पर चुनाव लड़ती है। मैंने कई बार कहा कि ये केवल नैरेटिव बनाने के लिए खेल होता है बीजेपी का, असली वो खेल जातियों की राजनीति करके करती। और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो भी आपको फर्क दिखाई दे रहा है, ये फर्क वही है। बीजेपी का जो लक्ष्य होता है उसको जरूर ध्यान में रखना होगा कि ये अरविंद केजरीवाल को हराने का प्लान कोई उसका 2 महीने का नहीं, वो हराने का प्लान मुझे लगता है कि लंबे समय से चल रहा है। और जब से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा तभी से ये पूरी बिसात बिछाई जा रही थी कि किसको कितना और कैसे डैमेज करना है, अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को खत्म करना है। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने स्मृति ईरानी को पहले उतारा, फिर वहां 5 साल तक स्मृति ईरानी हारने के बावजूद लगी रही, बड़ा पोर्टफोलियो उनको मिला। लेकिन अगले ही चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराने में कामयाब रही, उसमें भी बहुत सारा खेल हुआ था। लेकिन बीजेपी का जो टारगेट करने का लक्ष्य है उसको ध्यान में रखना होगा कि वो साम दाम दंड भेद कैसे भी, और वही स्मृति ईरानी जब इस बार चुनाव हारी है तो उनका पता नहीं है कहां है, वो लापता है इस समय। जबकि 14 में चुनाव हारने के बाद 5 साल तक वो अमेठी में रही थी। यही खेल अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ कि लगातार बीजेपी ने टारगेट किया अरविंद केजरीवाल को, उनके जो और बड़े नेता हैं चाहे मनीष सिसोदिया हो या आशुतोष भारद्वाज, इन सब को टारगेट किया गया कि उनको खत्म कर देना है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी को। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि राहुल गांधी ने तो जब वो जवाब दिया कि आज हालत ये है कि नरेंद्र मोदी का कद उनके सामने बेहद छोटा है, बहुत बौना है। अब ब्रांडिंग के जरिए आप कुछ भी कर लें,
लेकिन लोगों के दिलों में राहुल गांधी का जो कद है उसके सामने नरेंद्र मोदी बहुत पौने हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक तो खुद तो जिन सिद्धांतों पर वो आए थे उनका खुद ही उन्होंने मखौल उड़ाया, तो उनकी राजनीति को एक्सपोज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। वो जब तक जेल में रहे, सीट पर बने रहे, उसके बाद आकर के रिजाइन करते हैं, आतिशी को ले आते हैं। हालांकि मेहनत उन्होंने की, लेकिन वो भांप नहीं पाए इस बात को कि नरेंद्र मोदी से लेकर के पूरे बीजेपी की टीम क्या करना चाहती है, और उसी में उन्होंने वो गलती की कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, बल्कि एक अलग इंडिया अलायंस को ब्रेक करके और ममता बनर्जी के साथ, अखिलेश यादव के साथ उन्होंने वो एकता दिखाने की कोशिश की। तो यहाँ पे इंडिया अलायंस का तो उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान खुद आम आदमी पार्टी का होते हुए दिख रहा है, और बीजेपी की जो चाल थी उसमें बीजेपी कामयाब होते हुए दिख रही है। अब नतीजे क्या आएंगे 12 बजे बहुत स्पष्ट हो ही जाएगा, अभी 2-2.5 घंटे का वक्त है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि अगर अलायंस में होते तो ये तस्वीर नहीं होती और बहुत आसानी से आम आदमी पार्टी इस चुनाव को फतह कर रही होती है अलायंस के साथ। अब जो गलती की है अरविंद केजरीवाल ने, उनको समझ में आएगी ये बात कि नहीं आएगी मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम वहां पर अपने वोट को वापस लाने के लिए मेहनत करते हुए दिख रही है। अभी फिर ये डबल 2 अंकों में चला गया है, एक पर शायद बीएसपी भी आगे है। तो ये जो परिस्थितियां हैं दिल्ली चुनाव की वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस पार्टी के लिए है। और कांग्रेस पार्टी को थोड़ा आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं कायदे से, तो जो दलित मतदाता है, माइनॉरिटी मतदाता है, जो अति पिछड़ा समाज है, इवन जो प्रोग्रेसिव आपका अपर कास्ट जो तबका है, जो बीजेपी की उन चालों से, उनकी कुनीतियों से आप समझ चुका है, वो वापस आना चाहता है। अगर आप ढीले रहेंगे तो वो कैसे करेगा? बेहतर है कि राहुल गांधी ने वहां अच्छा कैंपेन किया, वो लगातार वो थोड़ा संगठन पर काम करना होगा कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी के विचारों पर सबको चलना होगा। अब ये नहीं है कि राहुल गांधी कुछ और बोल रहे हो बाकी और खामोश बैठे हैं या कुछ और बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ये गलती की थी, तो ये ईमानदारी से बोलना, देखिए सच और जो ईमान है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लोग उसको पहचानने में थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः उस चीज की जीत होती है। तो ये मैं कांग्रेस पार्टी की जीत के रूप में देख रहा हूं, उसके आत्मविश्वास की जीत। नतीजे में भले ही उसे सीट मिले या न मिले, और जो फर्क है आम आदमी पार्टी की गलती भी दिखाई पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहां पर 39 सीट्स पे बीजेपी आगे, आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे, और कांग्रेस पार्टी के खाते में रुझानों में 3 सीटें यहां आती हुई दिखाई दे रही हैं और 1 सीट अदर्स के खाते में। हमारे 2 सहयोगी आंचल और अंशिता सीधे नई दिल्ली जो काउंटिंग सेंटर है वहां मौजूद हैं, और इस काउंटिंग सेंटर पे 6 अलग अलग विधानसभा की काउंटिंग चल रही है। लेकिन क्या कुछ अपडेट है आंचल और अंशिता? आपके पास आना चाहता हूं, कोई अपडेट हो तो प्लीज इधर जरूर बताइए। जी बिल्कुल, पहले राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज की जो सीट है ग्रेटर कैलाश, वहां से अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आ रही है। सौरभ भारद्वाज वहां पर आगे चल रहे हैं और बीजेपी के कैंडिडेट 2nd नंबर पर हैं। वहीं इसी तरह हम अरविंद केजरीवाल की सीट की अगर बात करें तो वहां पर अभी भी वो 2रे नंबर पर चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को अभी तक फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूं तो 2198 वोट मिले हैं। वहीं प्रवेश वर्मा यहाँ पर नंबर 1 पर चल रहे हैं, 2272 वोट उनको मिले हैं। और यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि 2रे नंबर पर अरविंद केजरीवाल आ गए, जबकि अभी तक खबर ये आ रही थी कि वो 3रे नंबर पर चल रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर संदीप दीक्षित 3रे नंबर पर पहुंच गए, 404 वोट उनको भी मिले हैं पहले राउंड में। और इसी तरह राजेंद्र नगर को लेकर क्या अपडेट है, आंचल आप बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र नगर जो सीट है काफी हॉट सीट में से एक है और उस पर जो है आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। तो वहीं 2रे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी रहे हैं।
तो अलग अलग आप आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन मजेदार है कि जैसा आपने बताया संदीप दीक्षित को मात्र 404 वोट और प्रवेश वर्मा को 2272 वोट और अरविंद केजरीवाल को 2198, यानी 74 मात्र 74 वोट से अरविंद केजरीवाल फर्स्ट राउंड में पीछे चल रहे हैं। पहले राउंड में अरविंद केजरीवाल 74 वोटों से मात्र 74 वोट से पीछे चल रहे हैं। आप लोग बने रहिए, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग और यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस के लिए ये सीट जो है और खासकर न्यू दिल्ली सीट, ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद नजर नहीं आ रही है। मात्र 404 पहले राउंड में मात्र 404 वोट संदीप दीक्षित को मिले। अरविंद केजरीवाल 74 वोटों से पीछे चल रहे, 74 वोटों से पहले राउंड में पीछे चल रहे हैं। अभी कई राउंड होना बाकी है और राउंड बाय राउंड हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। आंचल और अंशिता हमारे साथ हैं। आंचल, और कुछ है अपडेट आप लोगों के बीच, आप लोगों के पास अगर कोई अपडेट हो तो जरूर बताइएगा। और अंशिता कुछ बता रही हैं? जी बिल्कुल, अभी कोई और अपडेट होता है तो हम आपको बताएंगे राजीव जी, लेकिन फिलहाल राउंड 1 की जो काउंटिंग हुई है पहले, उसमें आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा अच्छी खबर आती चली आ रही है। यहाँ पर 6 सीट्स में से 3 का हमने बताया आपको, वहां पर आम आदमी पार्टी लीड ले रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि पहले तीसरे पर चल रहे थे, अब दूसरे पर आए, और दूसरे में और पहले में यानी प्रवेश वर्मा और उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो हो सकता है कि अगले जब राउंड आएगा तो उसमें अरविंद केजरीवाल आगे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और बाकी जैसा भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 74 वोटों से पहले राउंड में अरविंद केजरीवाल पिछड़ गए हैं प्रवेश वर्मा से, और ये आगे के राउंड की भी हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अलग अलग यहां पे 6 सीटों पे, 6 विधानसभा सीटों में से 3 पे आम आदमी पार्टी आगे है। और यहां ओवरऑल देखिए, अभी जो आंकड़े हमारे स्क्रीन पर हैं, 42 सीटों पर बीजेपी आगे है, 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पे आगे है। 70 के 70 सीटों के रुझान, 42 सीटों पर बीजेपी आगे है। ये वही है जो 40 से 45 46 सीटें कांग्रेस पार्टी और उसी के इर्द गिर्द कांग्रेस, माफी चाहूंगा, बीजेपी और उसी के इर्द गिर्द बीजेपी दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर आगे है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी भी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूं। और साथ में जुड़े हैं शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी और प्रोफेसर रविकांत जी। ओपनिंग कमेंट चाहूँगा डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहता हूं। और मज़ेदार है ये चुनाव, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी आज पिछड़ती हुई नजर आ रही है, मात्र 24 सीटों पर और 42 सीटों पर बीजेपी। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, डेंट कांग्रेस लगा रही है, ये दिख रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जिस तरह से इस पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ था, जिस तरह ये भारत की राजनीति में प्रकट हुई थी, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। खासतौर से देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली में एक क्षेत्रीय पार्टी का उदय और इस तरह लगातार 3 बार सत्ता में बने रहना राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए शोध का विषय हो सकता है। उसमें भी ज्यादा बड़ी बात यह थी कि मोदी युग में भी उसने अपने आप को बरकरार अब तक रखा हुआ था। बीजेपी ने कोशिश ये की थी कि जैसा एक छत्र राज उसका पूरे देश में है, वैसा दिल्ली में भी हो जाए। तो इस बार वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक के जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा बढ़त वाले हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए कई तरह के सबक इसमें छुपे हैं, जो आज शाम को अगर परिणाम ऐसे ही रहे, जो उन्हें सोचने पड़ेंगे। जैसे उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की। आप अरविंद केजरीवाल के बयान देख लीजिए, नोटों पर गांधी के साथ लक्ष्मी जी की फोटो होना चाहिए, अपने मुस्लिम विधायक के साथ नहीं खड़े हुए वे कभी भी, उनके दफ्तर में से गांधी जी की तस्वीर हटा दी गई, वे किसी भी काम के लिए पहले हनुमान मंदिर जाते हैं। यानी बीजेपी जैसी राजनीति को कॉपी करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जनता को लगा होगा कि अगर यही चाहिए तो फिर कॉपी क्यों, जो मूल प्रति है उसे ही स्वीकार किया जाए। दिल्ली के लोगों से भी बहुत सारे सवाल अब पूछने की जरूरत पड़ेगी आज दोपहर बाद, कि ऐसे लोग जो महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयान देने वाले हों, जो सांप्रदायिक घृणित राजनीति करते हों,
जो मंच से कैसे कैसे बयान दे रहे थे, चाहे रमेश भिधूड़ी हो या प्रवेश वर्मा हो, कपिल मिश्रा हो, ये सब जीतते हुए अगर दिखाई दे रहे हैं तो दिल्ली जो पढ़े लिखों की दिल्ली मानी जाती है, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया का ध्यान उसकी तरफ होता है, वहां अगर ऐसे लोग चुनकर आ रहे हैं, कल वे सदन में बैठेंगे जो एक महिला मुख्यमंत्री के पितृत्व पर सवाल कर रहे थे कि अपना बाप बदल लिया आतिशीना, ऐसे लोग अगर जीत रहे हैं तो दिल्ली के लोगों से भी सवाल तो पूछा जाना चाहिए। कोई जीते कोई हारे, एक पत्रकार के नाते हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नागरिक के नाते जरूर सोचना पड़ता है कि ये कैसी दिल्ली है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुनाव हरवा देती है और भिधूड़ी, कपिल मिश्रा जैसे लोगों को चुनाव जिता रही है। तो आज की तारीख में निश्चित तौर पर जो आज प्रपोज डे है, जो वैलेंटाइन डे से पहले के दिन है, तो उसमें आज दिल्ली की जनता ने सीधे सीधे गुलाब का फूल पकड़ा दिया कमल के फूल वाले हाथों में और झाड़ू लगा दिए, एक तरह से ऐसा लग रहा है। कांग्रेस के बारे में तो बाद में बात करेंगे, अभी और हम लोग चर्चा करते रहेंगे। कांग्रेस को तो बहुत 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 ज्यादा सोचने की जरूरत। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वैलेंटाइन वीक की बात करने लगे, यहाँ रोज डे से लेकर प्रपोज डे तक पहुंच गए डॉक्टर साहब, लेकिन बहुत मज़ेदार है कि यहाँ आम आदमी पार्टी को कौन प्रपोज कर रहा है और फिर इधर बीजेपी को दिल्ली की जनता ने कितना प्रपोज किया। बीजेपी के लोगों के, बीजेपी के नेताओं के हाथ में कल रोज डे पे रोज कितनों ने दिया, ये कमल के साथ साथ यानी कमल वालों को रोजेज मिले कि नहीं ये तो यहाँ दिख रहा है। लेकिन मजेदार है कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं। आंकड़े 41 और 25, देखिए अभी 47 तक था, ये आंकड़े ऊपर नीचे, पहले राउंड की बहुत जगह पहले राउंड की काउंटिंग हो गई है और पहले राउंड की काउंटिंग में मिक्स है। मिक्स मतलब शुरुआत में बैलेट पेपर और उसके बाद फिर ईवीएम दोनों की मिक्सिंग और उसके बाद हम सबके सामने 74 वोटों से, मात्र 74 वोट से पहले राउंड में अरविंद केजरीवाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जल्दी से शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल को लेकर और संदीप दीक्षित को। देखिए संदीप दीक्षित 404 वोट, पहले राउंड में ही संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया है, माना जाए, क्योंकि 74 वोट से शकील जी अरविंद केजरीवाल पिछड़ रहे हैं और 404 वोट लेकर तीसरे नंबर पर संदीप दीक्षित हैं। तो साफ साफ है 74 अगर साथ में लड़ते तो ये 404 भी उधर ही जाते अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। जी वो तो बिल्कुल सही बात है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। और देखिए कांग्रेस इस बात को लास्ट तक कहती रही और हमने उसको लिखा भी और यहाँ भी कई बार बताया, और जो कांग्रेस के नेता है अजय माकन उन्हें कोट भी किया उसको कि उन्होंने सारा का सारा बताया कि हरियाणा में उन्होंने क्या किया, दिल्ली में हमने किस तरह उनसे बात करी। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल अपने आप को दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में या नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में जो समझ रहे थे और जिस तरह आरएसएस को चिट्ठी लिख के उनसे शिकायत कर रहे थे, उनसे अपील कर रहे थे, उससे ये बात स्पष्ट हो गई थी कि वो अपने आप को उन्हीं का हिस्सा मान के चल रहे थे। लेकिन वो ये भूल गए कि हिंदुत्व की पिच पर हिंदू महासभा जैसी पार्टी खत्म हो गई। लोगों को शायद ये बात याद नहीं रहती, हम बता दें कि सावरकर जो है वो आरएसएस और बीजेपी के नहीं थे, वो हिंदू महासभा के ही थे। लेकिन बीजेपी ने हिंदू महासभा को भी खत्म कर दिया, तो आम आदमी पार्टी कहां रहती। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर राकेश पाठक ने सारे उदाहरण देके किस तरह बीजेपी की पिच पे लगातार अरविंद केजरीवाल राजनीति करते रहे और जिस तरह के आरोप मोदी जी पे लगते हैं कि वो गलत बोलने में माहिर हैं, कुछ भी बोलने में माहिर है, कोई भी सपना दिखाने में माहिर है, वही काम अरविंद केजरीवाल करते रहे। यमुना साफ कर देंगे, कूड़े का पहाड़ उठा देंगे। देखिए हम पत्रकार लोग कई बातें समझते हैं या नहीं भी समझते तो ये बता देते हैं कि हाँ हम समझ रहे हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की बड़ी क्लिष्ट किस्म की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जो खबरें होती हैं, उनको भी किसी न किसी तरह निभा के ले जाते हैं। लेकिन एक बात हम भी कह रहे थे कि ये भयंकर रूप से उल्टा पड़ने वाला है।
दिल्ली की महिलाएं इसको लेके बहुत जबरदस्त नाराज होंगी। और आपने देखा कि लास्ट में अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं से ही अपील की थी कि अपने घर के पुरुषों को समझाओ, आप भी समझो, अगर आप लोग साथ दे देंगी तो मैं निकल जाऊंगा। तो ये केजरीवाल जिस तरह से ओवर स्मार्ट बन रहे थे, देखिए राजनीति में ओवर स्मार्टनेस नहीं चलती है, हिस्सा देने का वक्त आ गया है। जो सोशल जस्टिस है उसका नेक्स्ट स्टेज जो है लागू करने का वक्त आ गया है। 50% की जो कैप है उसे हटाने का वक्त आ गया है। केजरीवाल इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। तो केजरीवाल ने जो बीजेपी के पिच में राजनीति करने की कोशिश की है वो उनको बहुत ही नुकसान पहुंचा चुकी है। आखिर देखिए, ये सवाल बार बार होता है कि आधार क्या है, केजरीवाल की पार्टी का आधार क्या है। आधार सिर्फ इतना था कि दिल्ली में उनकी सरकार थी 11 साल से, उससे जो फायदे मिल रहे थे उसके तहत लोग उससे जुड़े हुए थे। और अब यहां हारने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पंजाब में उनको अपनी सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आधार नहीं है, कोई राजनीतिक आधार नहीं है, कोई विचारों का आधार नहीं है। तो ये जो है अरविंद केजरीवाल ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल लोग समझते थे कि एक नए प्रयोग की तरह आए थे, एक आंदोलन से निकले थे। वो आंदोलन नहीं था, वो एक देश के साथ बहुत बड़ा धोखा था जो इससे पहले भी कई लोग दे चुके हैं देश को। देखिए, कांग्रेस के खिलाफ खड़े होना अपने आप में कोई बहादुरी की बात नहीं होती है कि साहब कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए तो लोग आपका समर्थन दे दें। आपका समर्थन इस बात पे होना चाहिए कि आप गलत बात के समर्थन में कितना खड़े हुए हैं। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक कहीं देश में उस बात को लेकर चर्चा नहीं है, और ये विरोध खाली राहुल गांधी कर पा रहे हैं। दिल्ली के अंदर कांग्रेस वापस खड़ी हो गई है, और दिल्ली के अनुभव से कांग्रेस जो है वापस देश में एक नए तरीके से खड़ी होगी, ऐसा हमें विश्वास है। आम आदमी पार्टी की एक बात यहां हम और बता दें कि देखिए, इस तरह की जो पार्टी होती है, हमें याद आ रहा है स्वतंत्र पार्टी हुआ करती थी एक, आपको याद होगा, खत्म हो गई। राजनीतिक आधार, विचारधारा का आधार होना बहुत जरूरी है। और संदीप दीक्षित बहुत पीछे चल रहे हैं। संदीप दीक्षित ने देखिए धारणाओं की लड़ाई लड़ी है, अलका लांबा भी बहुत पीछे हैं, 400-500 के बीच में। ये लोग धारणाओं की लड़ाई लड़ रहे थे। धारणाओं की लड़ाई कांग्रेस कभी नहीं लड़ती है, लड़ेगी तो पीछे रहेगी। धारणाओं की लड़ाई में मोदी जीत सकते हैं, आम आदमी पार्टी जीत सकती है, या जो भी नकली चीजें पैदा करने के माहिर लोग होते हैं वो जीत सकते हैं। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि धारणाओं की लड़ाई लड़ना या चुनाव के टाइम सिर्फ खड़े हो जाना उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। संदीप दीक्षित के बारे में एक बात हम और बता दें कि अभी चांदनी चौक से जो चुनाव लड़ रहे हैं मुदित अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे, उन्होंने संदीप दीक्षित पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, और वो काफी हद तक सही है कि सिर्फ चुनाव के टाइम आप सक्रिय हो गए, लोकसभा में कार्यकर्ता आपके पास गए, हम लोग आपके पास गए कि भाई काम करिए, आप कहीं नहीं थे। अलका लांबा लास्ट तक ये कहती रही कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये लोग धारणाएं पैदा कर देते हैं मीडिया में, अपने समर्थकों में, या सोशल मीडिया के जरिए, और उसके पीछे लोग लग जाते हैं। धारणाओं से आप कभी भी बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि कांग्रेस के जिन प्रत्याशियों ने ज्यादा वोट लिए हैं, अच्छी स्थिति में है, वो 5 साल तक काम करते रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं। सोशल मीडिया भी एक उसी तरह का धोखा है जिस तरह का गोदी मीडिया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए कोई भी पार्टी या प्रत्याशी जो है अपना माहौल नहीं बना सकता है। जी राजीव जी। जी, सोशल मीडिया पे आप भी हैं, आप तो धोखा नहीं देते हैं शकील जी? समझना पड़ेगा सोशल मीडिया पे देखिए हर चीज, ये तो हम सोशल मीडिया पे हैं, हम यहाँ आपके चैनल पे भी हैं, हम अखबारों में भी हैं, हम पत्रकारिता के हर रूप में हैं, लेकिन ये फैसला आपको करना पड़ेगा कि हम क्या हैं। ये हम नहीं बताएंगे कि हम क्या हैं। अगर आप हमारे पाठक हैं, आप हमारे श्रोता हैं, तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हम क्या नहीं हैं। ये देखना और बताना हमारा काम कभी नहीं होगा। हम हर रूप में होंगे और हर रूप में अपने तरीके से लोगों तक सही बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसी का परिणाम होता है कि सबसे ज्यादा गालियां खाने वालों में भी हम ही होते हैं। जी
जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बहुत गंभीर चर्चा हो रही है दोस्तों। एक तरफ तो आप देख रहे हैं रुझान जो हैं वो 70 के 70 सीटों के रुझान हैं। 36 पे इस वक्त बीजेपी आगे है, 30 पे आम आदमी पार्टी, 3 पर कांग्रेस और 1 अदर्स के खाते में। ये हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उसके अलावा नई दिल्ली से लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली और फ्लिप हो रहे हैं दोनों साइड बाएं दाएं। ये 7 भाग में 7 संसदीय क्षेत्र में बटी हुई दिल्ली और उसमें 10-10 विधानसभा, और वो आंकड़े आप हमारे बाएं और दाएं साइड देख रहे हैं। और बीच में हमारे 4 साथी विश्लेषक साथी हैं। अभी शकील जी को आप सुन रहे थे, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं मेरे साथ। और साथ में आप तमाम साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब आप सबको। और सबसे बड़ी चीज कि दिल्ली का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, लेकिन उसके अलावा कुछ गंभीर चिंतन कांग्रेस की जब बात कर रहे थे शकील जी, तो महत्वपूर्ण ये कि आप गोदी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, रेडियो हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले आप धरती पर, धरातल पर, जमीन पर, जो भी कह लीजिए, वहां काम करते हुए नजर आए। और यहां कितना काम करते हुए कांग्रेस पार्टी दिल्ली में नजर आई पिछले 5 साल में, यह भी देखना होगा। आम आदमी पार्टी आखिर आज पिछड़ रही है तो उसके क्या कारण हैं, और बीजेपी अगर आगे बढ़ रही है तो उसके क्या कारण हैं, ये सब कुछ समझने की जरूरत है। आज शाम तक इन सब पे विश्लेषण हम करेंगे। 74 वोटों से, मात्र 74 वोट से अरविंद केजरीवाल पहले राउंड में परवेश साहिब सिंह वर्मा से पीछे हैं। और ये न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली सीट है और यहीं पर संदीप दीक्षित हैं जिनका जिक्र आ रहा था। मात्र 404 वोट उनको मिले हैं, लेकिन 74 वोट से ज्यादा हैं। क्या यहां पर एक सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी से चर्चा पहले करके, कांग्रेस पार्टी से चर्चा करके आपसी गठबंधन नहीं कर लेना चाहिए था? क्या आज जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है, जो अभी रिजल्ट में तब्दील नहीं हुए, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इन रुझानों पर गौर फरमाएंगे अरविंद केजरीवाल कि उन्होंने गलती की? कांग्रेस पार्टी के सोर्सेज से ये बात मुझे पता चली थी, शकील जी और बेहतर बताएंगे, आप तमाम साथी बताएंगे, कि कांग्रेस चाहती थी कि यहां पर उसका गठबंधन हो जाए आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन आम आदमी पार्टी 62 सीटें पिछली बार लाई थी तो उसको उम्मीद थी कि 2-1 सीटें कम होंगी तो होंगी, बाकी बीमार थे। ये बात सोचनी होगी संदीप दीक्षित के साथ साथ अजय माकन को भी, और ऐसे तमाम नेताओं को जो दिल्ली पर अपना दावा ठोकते हैं कि आखिर आज ये 3 रहे या 2 रहे। क्या 15 साल वाली दिल्ली, शीला दीक्षित की दिल्ली, जिसमें शीला दीक्षित ने काफी काम किया, क्या वहां पर कांग्रेस दावा नहीं ठोक सकती थी मजबूती के साथ? आखिर कुछ नहीं तो 6 महीने पहले से आप दिल्ली में चुनाव की तैयारियां क्यों नहीं कर सकते थे? अलका लांबा जो यहीं पली बढ़ी, यहीं पढ़ी और यहीं छात्र नेता रही, क्या वो मेहनत नहीं कर सकती थी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव के समय आप दिखाई देंगे तो नतीजे ऐसे ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, खूब चर्चा करेंगे, लेकिन क्या सचमुच बाकी लोगों ने ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम किया है? ये भी सवाल उठता है, आएंगे इन सब पे। प्रशांत टंडन जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, ये नंबर ऊपर नीचे अब होंगे थोड़े बहुत, लेकिन ये डायरेक्शन अब तय हो गया है। इस डायरेक्शन में बदलाव कोई बहुत ही चमत्कारिक तरीके से हो सकता है। आमतौर पे सेकेंड राउंड के बाद ये जो नंबर हैं, अब ये इसी दिशा में थोड़ा बहुत करेक्शन आगे पीछे का होगा। यानी दिल्ली में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि जो बड़ी कंस्टिट्यूंसी थी अरविंद केजरीवाल की, मिडिल क्लास, वो उनके पास से हट गई है। मिडिल क्लास केवल कंस्टिट्यूंसी नहीं, दिल्ली में 60% से ऊपर है मिडिल क्लास, लेकिन मिडिल क्लास का शोर बड़ी दूर तक जाता है, वो परसेप्शन क्रिएट करता है। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, बीजेपी का वोट शेयर है 49%, आम आदमी पार्टी का है 42.6% और कांग्रेस का है 6.25%। अब कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर मिला दे तो बीजेपी के बराबर हो। ये गलती आम आदमी पार्टी से हुई।
और ये गलती क्यों हुई, जरा इसको भी हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रेंड आते रहेंगे 1 मिनट में। जी देखिए, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, ये तमाम पार्टी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये दशकों पुरानी पार्टियां हैं। शिवसेना, ये अपने कोर राज्यों से बाहर निकल के उन्होंने चुनाव नहीं लड़े, कुछ वोट